गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। आज के अखबार क्या कहते हैं, उनके फ्रंट पेज क्या कहते हैं और आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हम अपने गुड मॉर्निंग भारत में रोज़ आपको नए नए अपडेट्स देते हैं कि किस तरीके से आज कौन से अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता से चलाया है, आखिर उस खबर के मायने क्या हैं। तो ये तमाम खबरों को लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हो गए हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हम अपने गुड मॉर्निंग भारत में कोरोना की अपडेट देते हैं आपको, तो सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत करेंगे कि देश भर में 57,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं अगर कुल मामलों की बात करें तो 31 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 23 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं, यानी कि देश की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो गई है। हालांकि मौत के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं ही। हालांकि जिस तरीके से हमारी रिकवरी रेट अच्छी हो रही है, मौत के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन जो संक्रमण के मामले हैं उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 पर लगातार बना हुआ है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ही सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। तो 57,000 से ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं अब तक। वहीं हम जो पिछले 24 घंटे की बात कर रहे थे, जो कोरोना मरीजों के संक्रमितों की संख्या को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो डरावने हैं ही। इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि जो वैक्सीन है उस पर लगातार तेज़ी से काम चल रहा है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले 73 दिनों में जो है भारत में वैक्सीन बना ली जाएगी। इसका जो परीक्षण है लगभग पूरा हो चुका है, आखिरी फेज़ में है। जो ट्रायल है वैक्सीन का वो आखिरी फेज़ में है। तो ये बहुत ही अच्छी एक खबर है कि भारत में जल्द ही वैक्सीन बना ली जाएगी। हालांकि जो वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि 73 दिनों के अंदर ही वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन बहुत ही जल्द मुहैया हो सकती है, ये आखिरी फेज़ में है। जब तक उसमें जो है कोरोना से लड़ने की क्षमता और उसके प्रभाव को पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम 73 दिनों के अंदर ही इस वैक्सीन को लॉन्च कर रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 73 दिनों के अंदर अंदर जो है वैक्सीन आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, चाहे वो 73 दिन की बात अगर हम कर लें या फिर कुछ और दिनों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रायल हो रहे हैं, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, जैसा कि संक्रमितों की चाहे बात कर रहे हो चाहे रिकवरी रेट की बात कर रहे हो, तो भारत में जो वैक्सीन है, कई वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, जिसमें 3 से 4 वैक्सीन ऐसे हैं जो अपने आखिरी चरण में हैं और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द बाज़ारों में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी मरीजों के लिए। तो वहीं अमेरिका और ब्राज़ील में बीते दिनों क्रमशः 32,718 और 23,085 नए मामले सामने आए और इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 नए केस सामने आए थे 22 अगस्त को। इससे पहले 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लेकिन 22 अगस्त की हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मामले रिकॉर्ड तोड़ जो मामले दर्ज किए गए थे वो 22 अगस्त को थे। यानी कि संक्रमण बढ़ रहा है, वैक्सीन पर लगातार शोध जारी है, कई वैक्सीन ट्रायल में है, आखिरी फेज़ में है। यानी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और वैक्सीन के आने के बाद भी आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज की सुर्खियाँ क्या कहती है, आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, अखबार क्या कहते हैं, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं कि अमर उजाला क्या कहता है और दैनिक जागरण क्या कहता है, दैनिक भास्कर क्या कहता है। अगर हम फ्रंट पेज की बात करें दैनिक जागरण की, तो क्या सोनिया गांधी देंगे इस्तीफा, पार्टी नेतृत्व संसदीय बोर्ड के गठन समेत इन मुद्दों पर फैसला संभव। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज, गांधी बनाम सामूहिक नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में मतभेद, सोनिया दे सकती हैं इस्तीफा।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि आज पूरे दिन चलने वाला है। जैसे कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। सोनिया गांधी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अंतरिम जो अध्यक्ष के तौर पर उनका, और इस समय वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। तो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी इस्तीफ़ा दे सकती हैं। और लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात जो पूरी निकल कर सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है, इस बैठक से पहले ही 2 खेमे में बँट चुका है। कुछ लोग राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो काफ़ी समय से राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी ज़िद पर अड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। कई बार मांग उठी, बैठक हुई, लेकिन इसका कोई हल निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन अभी एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। हालांकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि हमें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो पार्टी को आगे ले जाए। यानी कि कांग्रेस में कहीं न कहीं कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। अगर हम बात करें आंतरिक कलह की, वो भी कहीं न कहीं सामने आ रहा है। कांग्रेस के एक खेमे ने सोनिया गांधी को पत्र के ज़रिए ये कहा है कि जो है हमें कांग्रेस का जो है अध्यक्ष, पूर्णकालीन अध्यक्ष हमें चाहिए, क्योंकि वो ही पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से काम करना है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में सिमट गई, एक के बाद एक राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं ना कहीं ये चाहे वो सोनिया गांधी की बात कर ली जाए, चाहे राहुल गांधी जब अध्यक्ष रहे उनकी बात की जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये भी इच्छा जताया है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है तो किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन हमें पूर्णकालीन अध्यक्ष चाहिए। ये मांग की गई है, एक चिट्ठी लिखी गई है सोनिया गांधी को कांग्रेस के एक खेमे की तरफ से। वहीं सचिन पायलट ने एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। ऐसे में आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम होने वाली है कि क्या सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या जो है कांग्रेस में गांधी परिवार से ही फिर कोई अध्यक्ष बनेगा, या किसी और परिवार से कोई अध्यक्ष बनने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। वहीं कई और मुद्दों पर भी बातचीत होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होने के आसार हैं। लेकिन जो आज की अगर हम सीडब्ल्यूसी की बैठक की बात करें, जो सबसे ज़्यादा खास रहने वाला है वो सोनिया गांधी क्या अपने पद से इस्तीफ़ा देंगी। अगर वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देती हैं तो अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। क्योंकि जब तक किसी पार्टी की नींव मजबूत नहीं होगी, वो पार्टी कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति को, जिस तरीके से अगर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति में जो है सुधार होने के बजाय टूट देखने को मिल रही है। चाहे वो हम राजस्थान में अभी जो सियासी घमासान मचा उसकी बात कर लें, इससे पहले जब मध्य प्रदेश में सरकार जो है बदलने की बात की जा रही थी, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मजबूत हाथों में देने की ज़रूरत है, जो कांग्रेस पार्टी को फिर से जहां पर कांग्रेस थी वहां पर पहुंचा सके और एक अच्छे तरीके से एक बार फिर से पार्टी अपना उत्थान कर सके। तो इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। कुछ और हम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि और क्या खबरें खास हैं। अगर हम बात करें दैनिक भास्कर की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बोले, चीन बातचीत से नहीं माना तो सैन्य विकल्प को तैयार। यानी कि जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने ये कहा है कि लगातार बातचीत से अगर जो मसला है लद्दाख का, जिस तरीके से चीनी सैनिक वहाँ पर अभी भी तैनात है, चाइना बार बार कहता है कि अपने सैनिकों को हटा लेगा लेकिन नहीं हटा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कि एक अन्य विकल्प है जो कि सैन्य को वो तैयार हो जाएंगे सेनाओं से बातचीत करने के लिए। इस
पूरी खबर की अगर हम बातचीत करें तो भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि चीन के साथ बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प भी खुला है, यानी कि सैनिकों से बातचीत का विकल्प भी अभी भी खुला हुआ है। रावत ने कहा है कि आर्मी से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के आसपास अतिक्रमण रोकने और इस तरह की कोशिशों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। सरकार शांति से विवाद निपटाना चाहती है, लेकिन LAC पर हालात सामान्य रखने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाए तो फिर सेना हर वक्त तैयार रहती है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं शांति से समाधान तलाशने की कोशिश में जुटी हुई हैं, यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं CDS बिपिन रावत ने भी इशारों में ये कह दिया है कि सैन्य विकल्प तैयार है। यानी कि अगर चीन बातचीत से नहीं मानता है, अगर वो अपने रवैये पे अड़ा रहता है, जिस तरीके से वो लगातार LAC पर अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, फिर चाहे वो रोड निर्माण की बात की जा रही हो कि जिस तरीके से वो आगे आता जा रहा है भारत की सीमा पर रोड बनाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है CDS बिपिन रावत की तरफ से कि सैन्य विकल्प है हमारे पास। हालांकि दोनों सेनाओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए इस मसले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो है भारत का नुकसान है बल्कि चाइना का भी काफ़ी नुकसान है। तो ऐसे में सभी की निगाहें इसी पर हैं कि आखिर चाइना क्या रुख करेगा, अगर जिस तरीके से अब CDS बिपिन रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि सैन्य विकल्प है हमारे पास। तो रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और दूसरे संबंधित लोग लद्दाख में LAC पर पहले जैसी स्थिति बहाल करने के सभी विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं। यानी कि जो भी विकल्प हैं उच्च अधिकारियों से बातचीत को लेकर, चाहे वो दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो या फिर सेना के तौर पर, वो कौन कौन से विकल्प है इस पर समीक्षा की जा रही है कि कैसे इस जो है मसले को हल किया जाए। इस पर लगातार समीक्षा की जा रही है हर विकल्प पे, चाहे वो कोई भी विकल्प हो, चाहे अधिकारियों की बैठक को लेकर हो, उच्च अधिकारियों के लेकर बैठक को हो या फिर सैन्य स्तर पर जो बैठक है वो हो। ये विकल्पों की लगातार समीक्षा की जा रही है। रावत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन की कमी होने की बातों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच लगातार बातचीत होती रहती है, मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग होती है, हर सीमा पर अपने इलाके में 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो भारत से सटे जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी देश हैं, लगातार 24 घंटे उन पर जो एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी नज़र है कि कहीं कोई जो है हिंसा ना हो जाए, कहीं कोई घुसपैठ ना कर ले। और जिस तरीके से चीन में जो है चाइना और भारत जो बॉर्डर पर जिस तरीके से हालात हैं उन पर भी लगातार समीक्षा की जा रही है और लगातार एजेंसियों की निगरानी है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी हिंसक झड़प ना हो। इस पर लगातार जो एक तरफ बातचीत का सिलसिला जारी है, एक तरफ बातचीत से इस मसले को हल करने की बातचीत की जा रही है, वहीं सैनिकों की भी तैनाती और इसके साथ साथ एजेंसियों की नज़र 24 घंटे इस पर बनी है कि कहीं भी कोई भी दुर्घटना ना हो जाए, कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए जिससे जो है हमारे देश में सैनिकों को जो है सैनिकों के जो जिस तरीके से अभी हालात हुए थे गलवान घाटी में और लद्दाख पे, तो वो कहीं ना कहीं वैसी स्थिति दोबारा ना हो, इस पर भी लगातार इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उनकी निगाहें बनी हुई हैं। आर्मी लेवल की बातचीत के कई राउंड के बाद भी चीन लद्दाख में फिंगर एरिया, देवसांग और गोगरा से अपने सैनिक पीछे नहीं हटा रहा। गलवान वैली में भारत चीन के बीच 15 को हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और करीब चीन के भी 35 सैनिक मारे गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जब युद्ध होता है तो ये आप भी जानते हैं कि किसी भी तरीके का युद्ध कहीं ना कहीं वो दोनों ही तरफ जो है
ये कह लीजिए कि अच्छी चीज़ें नहीं लेकर आता है, कहीं दोनों ही तरफ जो है घाटा होता है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर नहीं आ सकती, क्योंकि युद्ध होगा तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं दोनों, चाहे वो भारत हम चाइना की बात कर रहे हो या किसी भी युद्ध की बात कर ली जाए, तो दोनों ही देशों को नुकसान होता है। तो यानी कि ऐसे में युद्ध को किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पर लगातार बातचीत इसीलिए भारत कर रहा है कि किसी तरीके से, चाहे वो चाइना की तरफ से भी बार-बार कहा जा रहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो चाइना के सैनिकों का जो रवैया है, जो वहाँ पे सैनिक तैनात हैं अभी भी, वो कहीं न कहीं चाइना की बातों को जो है खारिज ही करता रहा है। चाहे वो बार-बार कहे कि हम अपने सैनिक हटा लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, यानी कि वो अपने रवैये से जो है पीछे नहीं हटता और लगातार अपने जो है नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। कुछ और हम अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आज का अमर उजाला क्या कहता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी कि आज अमर उजाला ने कौन सी खबर को प्राथमिकता दी है। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। जी हाँ, जो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई तरीके की जिम्मेदारियां संभाल चुके थे, आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा है कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। जी हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, इस दिन पिछले साल हमने अरुण जेटली को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की, उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। यानी कि आज अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया है और कहा है कि वो एक बहुत ही अच्छे नेता थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से भारत की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे, जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे, जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। तो श्रद्धांजलि दी है गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए जो है और उन्हें याद किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, प्रखर नेता, विचारक, पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। राष्ट्र निर्माण में उनकी जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का अप्रतिम योगदान सदैव याद किया जाएगा। तो कई नेताओं ने याद किया है, ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वहीं एनबीटी की प्रमुख खबरों की हम बात करें कि एनबीटी ने आज कौन सी खबर को प्रमुखता से उठाया है। राज्य की अगर हम खबरों की बात करें तो वाराणसी की बात कर ले हम, तो कोविड अस्पताल में चौथी मंजिल से कूदकर दी जान। तो बीएचयू के कोविड अस्पताल से चौथी मंजिल से कूदकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। तो इसकी पूरे खबर के बारे में बातचीत कर ले हैं कि ये यूपी की खबर की बात कर रहे हैं हम, यूपी के वाराणसी शहर की। तो कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी के वाराणसी ज़िले से दुखद घटना सामने आई है। बीएचयू के कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उधर युवक के घर वालों ने बीएचयू के डॉक्टरों के खिलाफ इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया है। परिजनों का कहना है कि वो लंका थाने में तहरीर देकर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
पुलिस के मुताबिक फूलपुर थाना अंतर्गत बाबतपुर क्षेत्र के कथौली गांव निवासी युवक को एक हफ्ते पहले मस्तिष्क में कुछ समस्या होने पर बीएचयू अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। इस दौरान युवक का कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद युवक को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के घर वालों ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने आधी रात के बाद हमें बताया कि मरीज ने अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। युवक के घर वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज के दौरान घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से ही उनके मरीज ने जान दी है चौथी मंजिल से कूदकर। घर वालों ने बताया कि मरीज की मौत को लेकर वो लंका थाने में तहरीर देंगे और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। ये हम वाराणसी की खबर की बात कर रहे थे। कुछ और हम खबरों की बात करेंगे, जैसा कि हम राज्य की खबरों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जहानाबाद बिहार की अगर हम खबर की बात करें तो पार्क घूमने गई महिला के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। यानी कि जो हमेशा बार बार महिला सशक्तिकरण और जो है इसके साथ ही महिलाओं के सम्मान को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। तरह तरह के जो है अभियान से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर सवाल उठता है कि आखिर लोगों की जो मनोस्थिति है वो कहाँ तक पहुँच गई है कि जब कोई महिला बाहर जाती है, यानी कि ऐसे में महिलाओं को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि वो कैसे बाहर निकलें, कि पार्क में गई महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला क्या है इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं लोगों की मानसिकता को लेकर कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी, आखिर कब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। एक के बाद एक अभियान चलाए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं अपने आप में झकझोर देती हैं जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। चाहे वो फिर बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, कहीं भी महिलाएं अपने आप को आखिर कब सुरक्षित महसूस करेंगी। कहीं ना कहीं जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और हमारे जहन में भी ये बात सामने आने लगती है कि आखिर कब तक इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी और आखिर कब महिलाएं सुरक्षित होंगी और बेधड़क वो रात को भी अपने घर से बाहर निकल सकेंगी कि वो अब सुरक्षित है। आखिर कब वो अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही गली मोहल्ले में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। ये कई सवाल खड़े हो जाते हैं इन तमाम घटनाएं जब ऐसी सामने आती हैं। तो बिहार के जहानाबाद का ये पूरा मामला है जहां एक विवाहिता महिला से गैंगरेप का मामला पूरा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इंडोर स्टेडियम पार्क के एक गोदाम में विवाहिता से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने रविवार को बताया कि पीड़िता के बयान पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच घटनास्थल का पुलिस टीम ने मुआयना किया। उसके आसपास शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई है। साथ ही फिंगरप्रिंट टीम ने घटनास्थल पर जो है पहुंचकर वहां से कुछ नमूने इकट्ठा किए हैं। इस मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान जहानाबाद शहर के गडेरिया खंड और शेख आलम मचक मोहल्ला निवासी मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद सोनू के तौर पर हुई है। एक और अज्ञात आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो कि अभी फिलहाल फरार है। तो घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि वो 20 अगस्त की दोपहर पार्क में घूमने गई थी। उसी दौरान पार्क परिसर में निर्मित एक गोदाम में ले जाकर 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला के पति के अनुसार आरोपियों में से 2 के साथ ज़मीन के मामले में पहले से ही विवाद चल रहा था और उन लोगों ने उसकी पत्नी और बेटी के साथ घटना करने की धमकी दी थी। यानी कि ये जो पूरे घटना की हम अगर बात करें तो ये पुरानी रंजिश को लेकर चल रही घटना को लेकर महिला के पति को ये धमकी पहले ही दी जा चुकी है कि अगर जो है वो पूरा मामला नहीं सुलझा लेते हैं
तो उनकी बेटी और जो उनकी पत्नी है उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म जो है करेंगे, ये ऐसी धमकी दी थी। और ये धमकी ना सिर्फ उन्होंने दी बल्कि इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि ये भी एक कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है अपने आप में कि पुरानी रंजिश के चलते आप किसी महिला के साथ दुष्कर्म न सिर्फ आपकी क्षीण मानसिकता को दर्शाता है बल्कि अ, कई और सवाल भी खड़े करता है। क्योंकि महिला के अगर हम पति की बात करें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पुराने ज़मीनी विवाद को लेकर आरोपियों ने पहले धमकी दी थी। हालांकि अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन एक छोटे-छोटे विवाद को लेकर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसी मानसिकता में अगर देश अगर आगे बढ़ेगा तो देश का उत्थान कैसे होगा? कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्म भारत, वो कैसे पूरा होगा? कैसे महिलाएं अपने आप को मजबूत समझेंगी? जिस तरीके से आज महिलाएं देश में अपना दमखम दिखा रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स के जो है क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो फिर एयरफोर्स की बात की जाए, जहां महिलाएं एक तरफ आगे से बढ़ रही हैं, वो खुली हवा में सांस लेना चाह रही हैं और वो जो है एयरफोर्स तक में जाके वो अपना दमखम दिखा रही हैं। और ऐसे में इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है मानसिक तौर पर परेशान करने वाली भी ये घटनाएं हैं। ऐसे में बहुत से परिवार के लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर इसलिए भी नहीं निकलने देते कि कहीं उनकी बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने ना हो जाएं, कि आखिर कब तक बेटियों को डर के साए में रहना होगा, कब तक इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और हम खबरों की बात करें कि दैनिक भास्कर में क्या और टॉप की खबरें हैं। राज्य की अगर हम खबरों की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में वो कौन सी खबर है जो उठाया है दैनिक भास्कर ने, तो 2 दिन में ही औसत से 36% ज़्यादा बारिश हुई। 23 दिन में 19.8 इंच बारिश, रविवार को 1.2 मिलीमीटर बारिश। यानी कि ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात की जाए, वहाँ पे तो बारिश ने तबाही मचाई है। कई इलाके जो है भारत के बाढ़ से प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा लोग इससे, जो वहाँ के लोग हैं, निचले तबके के जो लोग हैं, बाढ़ और बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हल्की सी भी अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत वो बन जाती है। सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, गाड़ियाँ तैरती हुई दिखाई देती हैं, चाहे फिर वो राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, आर्थिक राजधानी मुंबई की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश के बिहार की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ज़रा सी बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है और लोगों का जो जनजीवन है वो मुहाल हो जाता है। हम हालांकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ के इंदौर की। पिछले साल की अगर हम बात करें तो इस समय तक 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। वहीं शहर की ज़रूरत के 34 इंच पानी का कोटा इसी महीने पूरा होने की संभावना हो गई है। 31 अगस्त तक रोज अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे बारिश हुई, तब अगस्त के इन 23 दिनों में अब तक 19.8 इंच पानी गिर चुका है। यानी औसत से 36% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस महीने औसत से दोगुना बारिश होने की उम्मीद है। 23 घंटों में हुई 12.5 मिलीमीटर की बारिश ने तालाबों में साल भर के पानी का इंतज़ाम कर दिया है। रविवार को भी 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये हम इंदौर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के। इसे मिलाकर अब तक 834 मिलीमीटर यानी 32.8 इंच पानी गिर चुका है। आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ हम ये इंदौर की बात कर रहे हैं कि अगर इंदौर में इस तरीके के हालात हैं तो वहाँ के लोगों का जो है कितना जीना मुहाल हो रहा होगा, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा के भी जो है लोगों को बचाने के राहत बचाव कार्य भी तेज़ी से लगातार जारी रहता है। लेकिन ये बारिश जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत हो जाती है जब ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो
इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। वहीं कुछ और खबरों की बात कर लें कि दैनिक जागरण ने जो है राज्य में कौन सी और खबरों को प्रमुखता से उठाया है, और पॉलिटिक्स की बात जैसा कि हमने कर ली और राज्य की खबरों की बात कर लिया हमने। तो वहीं एक और खबर की बात कर लेते हैं कि ये क्या खबर कहता है दैनिक जागरण। अगर हम इस पूरे खबर के बारे में बात करें कि ये खबर क्या है, तो निर्वाचन आयोग ने कहा कोरोना महामारी के बावजूद समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। जी हाँ, बिहार के विधानसभा जो चुनाव होने हैं 243 सीटों पर, उसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो अपने समय पर ही होंगे। इसका समय तय किया जाएगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के बीच में बिहार के विधानसभा चुनाव होने के आसार हैं कि इन दोनों महीनों के बीच में ये हो सकता है। पूरी खबर के बारे में बातचीत करें तो कोविड-19 महामारी के बावजूद इस साल प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। बता दें कि कुछ राजनीतिक दल महामारी के चलते चुनाव स्थगित करने की मांग कर चुके हैं, चाहे वो एलजेपी के चिराग पासवान हो, चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हों, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं कई नेताओं ने जो है ये जो चुनाव है उसे स्थगित करने की मांग की, और इसके लिए उन्होंने दो कारण बताए। पहला ये कि कोरोना महामारी है, और दूसरा बाढ़ को लेकर भी जो है उन्होंने चिंता जताई है कि कोरोना महामारी से बचें या बाढ़ से, इसको लेकर भी उसका हवाला भी दिया है उन्होंने। और चुनाव स्थगित करने के लिए कोरोना को बड़ी वजह बताया है कि ऐसे समय में जब ज़िले में, जब राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसे में चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों की, निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो चुनाव तय समय पर ही होंगे। तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। इस बात का संकेत है ये कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में किसी समय कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार में चुनाव निश्चित रूप से समय पर ही होगा। तो निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हैं वो कोरोना महामारी की वजह से स्थगित नहीं किए जाएंगे, तय समय पर ही होंगे, और ये जो चुनाव है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या आज पूरे दिन चलने वाला है, इस पर भी हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।